हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहाँ पे इस वक्त हम हिंदी टीजीटी एंड पीजीटी की क्लासेस देख रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि पिछली दो क्लासेस जो मैंने देखी उसमें मैंने खुद रियलाइज़ किया कि चीज़ें थोड़ी फास्ट हो सकती है थोड़ा, और हम उसको स्पीड अप करके पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना हमें वही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, प्लस जितनी भी चीज़ें आ चुकी हैं उसको हमें छोड़ना नहीं है। इस बात की गारंटी देती हूँ कि जितना जो पढ़ाऊँगी, पूरी दुनिया भर की कहानी ज़रूर आपको नहीं सुनाने वाली हूँ मैं, यहाँ ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, लेकिन जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगी निश्चित रूप से आपका 90% पेपर उसमें से फंसेगा, इस बात की लिखित गारंटी है। चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देख लिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचय देख लिया, उसका जो काल विभाजन था देखा, नामकरण देखा, दोनों से प्रश्न बनते हैं निश्चित रूप से। अब आते हैं हम आदिकालीन साहित्य पे, आदिकाल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकता है, या किस स्टेप में हमें इसे पढ़ना है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आदिकालीन साहित्य, ये चीज़ हमें देखनी होगी कि कितने भागों में विभक्त था, फिर उन भागों की विशेषता क्या थी। फिर एक जो आपका सिलेबस में लिखा है कि आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, उसके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़नी है। एटलीस्ट हेडिंग्स तो आपको देखनी ही होंगी, चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे बन चुका है। और उसके बाद फिर आता है कि प्रथम कवि और जो साहित्य हैं उनकी भाषाएँ, इन सब से तो हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और कोशिश करेंगे आज की क्लास में सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा आदिकालीन साहित्य है पूरा, वो 3 भागों में विभक्त है। धार्मिक साहित्य में, ठीक है, लौकिक साहित्य में और आपका रासो साहित्य में। अब जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, रासो साहित्य से इतने ज़्यादा प्रश्न बने हैं कि कौन से जो है साहित्य की आदिकाल में जो है प्रधानता रही है, तो रासों की रही है। कौन से रस की प्रधानता रही है रासों में, तो वीर रस की प्रधानता रही है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इसके बाद आते हैं हम कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत फिर क्या है, लौकिक साहित्य में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सिर्फ थोड़े से हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिए हैं ताकि आप एक नज़र डाल लें, चीज़ें याद रहें कि हाँ ये जो है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे रासो, बाकी हम इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डिटेल से क्वेश्चंस बने हुए हैं कि जैसे कि इसमें भाषा कौन सी है, इनके रचयिता कौन से हैं, ठीक है, और इसमें कौन से रस की प्रधानता है। तो इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं, तो इस वजह से हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इन तीनों का जो मेन था वो क्या था। तो धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक में आपके 3 मेन हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है, 3 आपके हो गए। अब ये सिद्ध साहित्य जो है वो कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या चीज़ थी, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध संप्रदाय के जो वज्रयान संप्रदाय के लोग थे, उनका ऐसा मानना था, उन्होंने एक्चुअली जो है वो सिद्ध साहित्य की रचना की है। 84 सिद्ध थे। एक ये प्रश्न बनता है, सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 थी। इस पॉइंट को आपको याद रख लेना है, ठीक है। आप नोट्स बनाते चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उस चीज़ों का हेल्प करेगा बाद में। तो 84 सिद्ध थे, ठीक है। सिद्ध साहित्य की जो है रचना सिद्धों ने की। अच्छा, अब ये सिद्ध थे तो इनके बारे में भी थोड़ा सा प्रश्न बना हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं। इनकी विशेषता ये थी सिद्धों की कि वो ऐसा मानते थे कि जो मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है वो क्या है, तंत्र मंत्र है और नारी संसर्ग है। यानी स्त्री संसर्ग को वो क्या है, कहीं न कहीं क्या मानते थे, निर्वाण प्राप्ति का एक मार्ग मानते थे। वो उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और इस चीज़ से प्रश्न बन चुका है। इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि सिद्ध जो थे वो नारी सत्संग, मतलब उन सत्संग नहीं कह सकते, संसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो यही ना कहीं स्त्री संसर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। 84 इनकी संख्या थी। एक प्रश्न आता है, सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो अवहट्ट थी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अवहट्ट मेन रूप से थी, अवहट्ट थी। और दोहा कोश की रचना की थी सरहपा ने, सरहपाद ने, सॉरी, ठीक है, सरहपाद ने। तो इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे जो प्रश्न आपका बनता है वो ये बनता है कि हिंदी आदिकाल के प्रथम कवि कौन थे, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। तो हालांकि सबने अलग अलग माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किसी को माना है, राहुल जी ने किसी को माना है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सबने अलग अलग मान रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बना है और उसका उत्तर जो आयोग ने माना है, सभी आयोगों ने, वो यही माना है, हिंदी के पहले कवि सरहपाद जी, इनकी रचना पूछी जाती है। दोहा कोश आपको याद रखनी है। तो 3 चीज़ें आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो नारी संसर्ग जो है मानते थे काफ़ी ज़्यादा, 84 संख्या थी सिद्धों की, और अवहट्ट इनकी भाषा थी, और सरहपाद इनके प्रथम कवि माने जाते हैं। फिर आते हैं आपके नाथ साहित्य। तो नाथ जो है
तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक यानी जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो कौन थे, ये पूछा गया था, जो कि आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विवादित प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो गोरखनाथ होगा। उन्होंने जो है नाथ साहित्य का जो है शुरुआत किया था, जो कि मतेंद्र नाथ के शिष्य थे। तो कहीं ना कहीं मतेंद्र नाथ जो थे वो पहले थे, फिर गोरखनाथ आए। लेकिन जहाँ कहीं भी ये प्रश्न आपका हिंदी साहित्य में आएगा वहाँ पे आपको गोरखनाथ आंसर ही टिक करके आना है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये विवादित रहा है प्रश्न, इसलिए बताएं। अब नाथ जो थे उनकी संख्या थी 9। कितनी थी? 9 नाथ थे। ये 84 सिद्ध और 9 नाथ। तो नाथों की संख्या कितनी थी? 9। गोरखनाथ का नाम यहाँ पे प्रमुख रूप से आता है, और एक प्रश्न बना है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये कानों में जैसे कुंडल धारण करते थे, ये सारी चीज़ इनकी विशेषताएं थी। फिर उसके बाद आप आ जाता है जैन साहित्य। ठीक है, तो ये 3 तो आपके धार्मिक साहित्य हो गए। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में जो प्रश्न बने हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपका ढोला मारूरा दूहा है, बीसल देव रासो है, बसंत विलास, राउल वेल बहुत ज़्यादा पूछा गया रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य। खुसरो से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हम आगे ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये इंट्रो दे रही हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। विद्यापति पदावली। ठीक है, इसके बाद आते हैं रासो साहित्य, जिसमें वीर रस की प्रधानता थी। रासो साहित्य में खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हाँ ये सब रासो साहित्य थे। हम एक एक करके इसकी डिटेल के साथ इसको देखते चलते। अब जो दूसरा टॉपिक आपका है जिससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे, वो बनेंगे विशेषताओं से। खासकर अगर आप पीजीटी लेवल का अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे विशेषताएं जो है पूछी जाती है। पीजीटी एंड यूजीसी नेट में विशेषताएं ज़्यादा पूछी जाती हैं कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या थी। अब ये विशेषताएं जो है ओवरऑल में है, यानी तीनों प्रकार का मिलाकर रहेगा। ये सिर्फ आदिकालीन साहित्य की ओवरऑल विशेषता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ नहीं भी लिखे हैं। इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बाद में अपने नोट्स जो है पॉइंट वाइज बनाते चलिए, रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले विशेषताएं क्या थी हमारी आदिकालीन साहित्य की। तो सबसे पहली जो विशेषता वो ये थी कि यहाँ पे ऐतिहासिकता का बहुत ज़्यादा अभाव था। ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब ये है कि इसके जो पात्र थे वो तो ऐतिहासिक थे। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मुझे पता है कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐतिहासिक महिला थी। ठीक है, एक इतिहास में सही की थी, तो मैंने उनका नाम उठा लिया और उनसे जो भी उनके आसपास के लोग थे सभी का वो पूरा सब कुछ वही उठा लिया, पूरा प्लॉट वही उठा लिया, लेकिन कहानी उनकी ना रखकर कुछ अपनी ऐसे मनगढ़ंत उसमें ऐड कर दिया, है ना। मनगढ़ंत अपनी कुछ रचना कर ली, कहानी अपनी बना ली। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे था कि ऐतिहासिकता का अभाव था। ऐतिहासिक पात्र तो थे, लेकिन जो कहानी बनाई गई उसमें जो तिथियाँ थी वो ऐतिहासिक घटनाओं से मैच नहीं कर रही थी, मिल नहीं रही थी। इस वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि इस काल की रचनाएं कल्पना पर ज़्यादा आधारित थी और ऐतिहासिकता का यहाँ पे अभाव रहा है। इसके अलावा न सिर्फ ऐतिहासिकता का बल्कि कई सारी रचना अप्रामाणिक भी है। यहाँ पे अप्रामाणिकता भी रही है क्योंकि उनके जो रूप परिवर्तन होते गए हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं संदिग्ध हो चुका है कि कई सारी रचनाएं प्रामाणिक है भी कि उसी काल की है कि नहीं है, ये भी चीज़ है। उसके बाद है कि श्रृंगार और वीर रस की जो है यहाँ पे प्रधानता रही है। रासो शैली का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, लेकिन श्रृंगार रस में भी रचनाएं हुई हैं। तो ये दो रस की जो है यहाँ पे प्रधानता रही हमारी आदिकालीन साहित्य में। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो है, खासकर एक लाइन आपको याद रखनी है और इससे एक जो है आपको विशेषता और ये मिलती है कि यहाँ पे जन साधारण का जो है उनका चित्रण नहीं किया गया इन रचनाओं में। साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीयता का भी अभाव रहा है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। अब देखिए कैसे, ये समझना है। यहाँ के जो कवि थे इस टाइम के, मतलब जो कवि थे आदिकाल के, वो जिस भी आश्रयदाता के आश्रय में रह रहे थे, यानी कि जिन भी राजा महाराजा के आश्रय में रह रहे थे, उनको खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए बढ़ा चढ़ा के मतलब खूब उनकी ही प्रशंसा जो है अपनी उन्होंने रचनाओं में की है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सीमित हो गया, दायरा सीमित हो गया, बस अपने की ही बड़ाई करने लगे, करते रहे और कहीं ना कहीं ये जन जीवन के चित्रण जो है वो इसमें इसका अभाव हमें मिलता है आदिकालीन साहित्य में। अब जब आश्रयदाताओं की प्रशंसा होगी तो जाहिर सी बात है जनजीवन का चित्रण का अभाव यहाँ पे हो ही जाएगा और राष्ट्रीयता का अभाव भी इसी से हो गया है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, उसे लिखा जा सकता है, आप ज़रूर नोट करिएगा। राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है क्योंकि हर कवि सिर्फ अपने आश्रयदाता तक ही सीमित रह गया था। वही उनके लिए पूरी दुनिया है, वही उनके लिए पूरा राष्ट्र है, सब कुछ वही है, उन्हीं तक का हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल जाती है हमें, राष्ट्रीयता का भी अभाव मिल जाता है। काव्य के दो रूप जो आपके मुक्तक और प्रबंध दोनों ही यहाँ पे
चले हैं तो कहीं ना कहीं आदिकालीन साहित्य की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है जो आपको याद रखनी है। काव्य के दोनों ही रूप, यहाँ पे दो स्वरूप आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं छंदों की, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक ही छंद चला हो, एक ही छंद पे रचनाएं हुई है। कई सारे अलग अलग छंदों पे, दोहा रोला सभी पे जो है रचनाएं बनी है मैक्सिमम। तो ये जो है आपकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको पॉइंट वाइज भी अगर आप याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता आदिकालीन साहित्य में नहीं पाई जाती, या उससे संबंधित नहीं है, या फिर उससे संबंधित है। और फिर आपको 4 ऑप्शन कोई भी ऐसे उठा के देगा। जरूरी नहीं है कि अक्षरशः यही रहे, कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, पर अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। तो उसमें से एक आपको टिक करना रहेगा। तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जिससे प्रश्न निश्चित रूप से बने। तो बिल्कुल आपको ये विशेषताएं एक बार देख लेनी है। ये आपके यूजीसी नेट तक के एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी से लेके यूजीसी नेट तक। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। तो आदिकाल में जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, इसको लेकर जितने भी आपके इतिहासकार थे सबके जो है मत अलग अलग हैं। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पहले प्रथम कवि कौन है, तो आपको सरहपा ही लगाना है। जब स्टार्टिंग में मैंने लिखा सरहपाद लिखा था, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं पे आपको सरहपाद यहाँ पे द लगा हुआ मिल सकता है, कहीं पे आपको सरहपा, ज़्यादा सरहपा ही लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही है, ठीक है। आपको दोनों ही चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, वो एक ही है उन्हीं के लिए। कहीं आपको सरहपाद वर्ड मिल लेता है देखने के लिए, कहीं पे आपको सरहपा शब्द मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही लगाना है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लेता है यहाँ पे कि मान लीजिए पूछ लिया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना है हिंदी का, तो वहाँ पे आपको फिर इनके अनुसार बताना होगा। इसलिए बेटर है कि आप ये सारा याद कर लीजिए, कि आपके लिए काम आएगा प्रश्न, क्योंकि यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो बहुत फेमस है, ये आपको अच्छे से याद ही होगा। नहीं याद है तो अभी के अभी याद कर लीजिए। सरहपाद जी को माना है प्रथम कवि किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। दोहा कोश इनकी जो है रचना थी, अवहट्ट इनकी भाषा थी, ठीक है। तो सरहपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये जो है प्रथम कवि हैं। अब इसके बाद शिव सिंह सेंगर जी ने किसे माना है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। पुष्य, कहीं पे आपको पुष्य लिखा मिल सकता है, कहीं पे आपको ऐसे पुंड लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पुष्य या पुंड लिखा मिल सकता है, या इस तरह से ब्रैकेट में भी लिखा मिल सकता है। तो शिव सिंह सेंगर ने इन्हें जो है प्रथम कवि माना है। तो अब प्रश्न अगर आपका आता है कि बताइए पुष्य को किसने प्रथम कवि माना है, किनके अनुसार पुष्य जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो वो शिव सिंह सेंगर। तो प्रश्न इस दोनों तरह से बन सकता है। विद्यापति को प्रथम कवि माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति जो है वो प्रथम कवि हैं। अब गणपति चंद्र गुप्त जी का मानना है कि शालिभद्र जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। यानी कि आदिकालीन साहित्य जब शुरू हुआ, यहीं से तो शुरुआत ही हुई, तो प्रथम कवि की बात आएगी ही आएगी। लेकिन सबके मत अलग अलग हैं, तो जिसके अनुसार पूछे आपको उसके अनुसार लगा के आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक याद कर ली हमारा काम बन गया, नहीं, वो लिमिटेड है, हमें यहाँ तक पढ़ना है, इतना अगर आप याद कर लेंगे तो निश्चित इसी में से फंसेगा, इस बात की गारंटी है। इसके अतिरिक्त कहीं से आपका प्रथम कवि नहीं पूछेगा। इसके बाद देख लीजिए रामचंद्र शुक्ल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो चंद्रवर दाई को इन्होंने माना प्रथम कवि। किसको माना, चंद्रवर दाई को। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप सब ने पढ़ी होगी, कमेंट करके जल्दी बताइए अगर आपको पता है तो। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वयंभू को किसने माना है, राम कुमार वर्मा में। और अपभ्रंश के पहले कवि जो भी ऐसा प्रश्न आता है तो वो भी शंभू ही हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके अब्दुल रहमान, इनको माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पहला कवि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 कवि हैं। 7 के नाम ही आपको याद करने हैं कि किसको किसने प्रथम कवि माना है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अपने ज़रूर बना लीजिएगा इसके, जिसमें कि आपके ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे आपके ये भी गए हैं लास्ट वाले, ठीक है। तो आज हमने अपनी छोटी सी क्लास में देखा कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विशेषताएं क्या है आदिकालीन साहित्य की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का पॉइंट रहा है वो ये रहा है, जिसको आपको याद करके ही जाना है परीक्षा देने, प्रथम कवि, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आदिकालीन, क्योंकि आदिकालीन साहित्य के मैं आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ थोड़ा अच्छे से, ताकि आप 100 में से जितने ज़्यादा हो सके सही कर सके। और वो सारे ही 100 के 100 प्रश्न वो होंगे जो पूछे जा चुके होंगे परीक्षाओं में, यानी कि सब इम्पॉर्टेंट है, गारंटेड वाले प्रश्न रहेंगे सारे।
तो प्रैक्टिस के पहले अभी एक क्लास हमारी और होगी जिसमें मैं एक एक रचना या जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनसे और उनसे रिलेटेड कितने प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपको कम याद करने पे भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि बस हम बुक्स इतनी मोटी मोटी लेकर बैठे रहें और एग्ज़ाम में देने जाएं और 100 में से 50 नंबर लेकर आए, वो नहीं है। स्मार्टनेस ये है कि आप पॉइंट टू द पॉइंट पढ़िए, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ से पढ़िए। स्मार्टनेस वो है कि यानी कि कम भी पढ़ें लेकिन मार्क्स आप 90 लेकर आएँ, तो वो थोड़ी सी अच्छी तरह से प्रिपरेशन जिसे हम कह सकते हैं वो होगी। तो बस एक कल क्लास हमारी कल और इसकी होगी आदिकालीन की, और परसों आपको 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहिए, आज की क्लास को का नोट्स बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।